तो फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल निखिल अध्ययन एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के प्रश्न उत्तर। वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, आपको 3 परख नली दी गई है। तो आपको जो 3 परख नली दी गई है उसमें से एक में क्या है, आश्रित जल, और शेष में 2 अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन है। एक में आश्रित जल मतलब जिसका पीएच मान 7 है, जिसका पीएच मान बराबर 7, और एक है अम्लीय जिसका पीएच मान 7 से कम है, और एक है पीएच जिसका पीएच मान 7 से अधिक है। ठीक है। तो यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप परख नली में रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब है, हमारा क्वेश्चन पूछा है कि हमको बताना है कि जो परख नली में पदार्थ है वो अम्लीय है, क्षारीय है या आश्रित है, उदासीन है। तो हम इसको बताएंगे कैसे। तो इसी को मैंने यहाँ लिखा, सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों परख नलियों में डालते हैं। तो सबसे पहले जो लाल लिटमस पत्र दिया गया है तो उसको हम लोग बारी बारी से तीनों परख नलियों में डालेंगे। तो हम पाते हैं कि, तो क्या पाते हैं कि किसी एक परख नली में यह लिटमस पत्र नीला हो गया। चूंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अतः इस परख नली में अवश्य क्षारीय विलयन है। और अब 2 परख नलियों में इस नीले लिटमस पत्र को डालते तो इसमें स्थितियां हो सकती है। मतलब है कि हम पाते हैं अगर परख नली में डाले, एक परख नली में डाले तो लिटमस पत्र डाले तो नीला हो गया, क्योंकि उसमें क्षारीय विलयन थे, और क्षारीय में डालते हैं तो छालनी लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। और जो 2 परख नली बची है उसमें क्या हो सकता है, लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा। हाँ, तो अगर यदि अम्ल वाला में डाले तो पुनः लाल हो जाएगा और लिटमस पत्र नीला रह जाएगा, और उदासीन में डाले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और नीला रह जाएगा। तो इसी को और आगे लिखा, जिस परख नली में लिटमस पत्र लाल हो गया उसमें अम्लीय विलयन, जिसमें रंगीन अपवर्तित अर्थात नीला ही रहा उसमें आश्रित जल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तन को दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जो पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये धातु के पदार्थ है, और धातु के पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण करते हैं। इससे हम दही है जो खराब हो जाएगा। तो इसी को यहाँ मैंने लिखा, पीतल जिसको बोलते हैं कॉपर Cu जेडेन का मिश्र धातु है। पीतल जो है कॉपर और जेडेन का मिश्र धातु है, तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक वैसेले यौगिक टॉक्सिक कंपाउंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बनाते हैं, जिसके कारणवश खाने लायक नहीं रह जाते। अम्ल की क्रिया से यह धातु के बर्तन भी संक्षारित हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, धातु के अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझिए। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके समानता कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण 2 उदाहरण है जेडेन और HCl। जेडेन और HCl, जब जेडेन से HCl अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो हमारा बनता है जेडेन Cl2 और हाइड्रोजन गैस निकलता है। फिर मैग्नीशियम और H2SO4, H2SO4 किसका सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो अभिक्रिया करता है तो बनता है हाइड्रोजन गैस। अब आगे देखते हैं, और ये जांच कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो इसको हम लोग कैसे जांच करेंगे, तो जलती हुई माचिस की तिल्ली परख नली के मुंह के पास ले जाने पर फट फट पॉप साउंड के साथ जलने लगती है, जो यह दर्शाती है कि H2 गैस बनती है। कहने का मतलब है, जब मोमबत्ती के पास हम हाइड्रोजन गैस को ले जाते हैं तो वह फट फट की आवाज या पॉप की आवाज से जलती है। तो इससे पता चलता है कि वो हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, कोई धातु यौगिक तनु हाइड्रोलिक अम्ल से के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि यह उत्पन्न यौगिक एक कैल्शियम क्लोराइड मतलब कैल्शियम क्लोराइड
CaCl2 उत्पन्न हो रहा है, CaCl2। तो इस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, और दोनों अभिक्रिया करेगा तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। इसको संतुलित कर दिए, देख लीजिए संतुलित। अब आगे देखते हैं। HCl, HNO आदि जलीय विलयन में अभिलक्षण क्यों नहीं प्रदर्शित करते, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? जो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO नाइट्रिक अम्ल, HNO3 होगा, यहाँ 3 छुटल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो एल्कोहल एवं ग्लूकोज होते हैं वो जलीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। ऐसा क्या कारण है? तो इसका मैंने उत्तर लिखा, HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H+ आयन बनाते हैं, जिसके कारण से अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनाते, इसलिए अम्लीय प्रदर्शित नहीं करते। सिंपल, जो H+ आयन बनाते हैं वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और जो जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनाते तो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसी को मैंने कुछ लिख दिया। अब आगे देखते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं टिक लगा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अम्ल की जलीय विलयन विद्युत प्रवाहित क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाह चालन होता है। कहने का मतलब है अम्ल का जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत का चालन करता है। अब आगे देखते हैं। शुष्क हाइड्रोलिक गैस शुष्क लिटमस पत्र में क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क हाइड्रोलिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग में इसलिए नहीं बदल पाती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन अलग नहीं हो पाता, अर्थात सिर्फ जलीय माध्यम में H+ आयन बनाता है। कहने का मतलब H+ आयन नहीं होता, इसीलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करती। अब आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न 4 है, अम्ल को तनुकृत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मैं टिक लगा देता हूं। अनुकृत करते समय यह अनुशंसित मतलब ध्यान में रखा जाता है, ध्यान अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जो जल में अम्ल या क्षारक घुलता है तो ये क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब जिसमें बहुत ही ऊर्जा उत्पन्न होता है, बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्र अस्फलालित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। कहने का मतलब है जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल में मतलब अम्ल में क्षार, जो जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, तो इसमें हमको धीरे धीरे मिलाना चाहिए और धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाना चाहिए, और अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही ऊष्माक्षेपी है। इससे जो बर्तन है, कांच का बर्तन है, वो ऊष्मा के अधिक होने के कारण फट सकता है और छिड़क कर उससे हम जल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय H हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती? तो अम्ल को तनुकृत करते समय जल में मिलाने पर, तनुकृत करना मतलब जल में मिलाना, कोई दिक्कत? तनुकृत करना मतलब जल में मिलाना। H+ आयन H2O से संयोग कर H3O आयन बनाते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोजनियम आयन H3O की सांद्रता में कमी हो जाती है। H3O की सांद्रता में कमी हो जाती है। क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभावित पड़ता है? H3O की सांद्रता कम हो जाती है। अब आगे देखते हैं।
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अत्यधिक क्षारक मिलाते हैं तो OH प्लस सांद्रता कैसे प्रभावित? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्षार मिला रहे तो क्या होगा? क्षार की सांद्रता बढ़ जाएगी। अब आगे देखते हैं। आपके पास एक विलयन AB, विलयन A का pH मान 6, जो विलयन A का pH मान कितना है? 6 है। विलयन B का pH मान कितना है? 9। विलयन B का pH मान 9। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इसमें कौन सी अम्लीय तथा कौन सी क्षारीय है? तो जिसका pH मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, या इसी को मैंने यहाँ लिखा। विलयन A का pH बराबर 6 है, इसीलिए अम्लीय होगा क्योंकि pH इज लेस देन 7। और विलयन B का pH मान 8 है इसलिए यह क्षारीय होगा क्योंकि pH मान 7 से अधिक है। विलयन A में H की सांद्रता अधिक होगी और H आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन और अधिक अम्लीय होता है। क्वेश्चन है कि H आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, तो हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं? हाँ, H प्लस आयन क्षारकीय विलयन में होते हैं परंतु इसकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से कम होती है, जिसके कारणवश यह विलयन क्षारकीय होते हैं। अब आगे, कोई किसान खेत को मृदा की किस परिस्थिति से बुझी हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? जब खेत मृदा अम्लीय होती है। तो पूछा कब किसान उपयोग करेगा, तो इसका आंसर होगा जब खेत की मृदा अम्लीय हो जाएगी, तब ना वो क्षार मिलाएगा जिससे कि खेत उदासीन हो जाए। इसीलिए तब किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए और pH परास खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। अब सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसको आप बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। CaCl2 का प्रचलित नाम बताइए। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं टिक लगा देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CaCl2 का प्रचलित नाम बताएं। तो CaCl2 मतलब कैल्शियम यौगिक, कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या नाम है इसका प्रचलित नाम? विरंजक चूर्ण। इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। अब आगे देखते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ का नाम बताना है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 क्लोरीन से अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका सिंपल आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 क्लोरीन से अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। अब आगे देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टिक लगा देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं धोवन सोडा। अब आगे,